नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश और मैं हूं अनुराग शाह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं टैरिफ वॉर की खबर से। टैरिफ वॉर के माहौल में घरेलू स्टील इंडस्ट्री की हितों की रक्षा के लिए सरकार जो है कुछ जरूरी कदम उठाने जा रही है। इससे घरेलू स्टील इंडस्ट्री को क्या फायदा होगा, सूत्रों से हवाले से जो जानकारी मिली है वो हमें बता रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। प्रकाश, किस तरह से सरकार पूरा एक्शन प्लान बना रही है? देखिए, गवर्नमेंट सोर्सेस के जरिए हमें इस बात की जानकारी मिल रही है कि सरकार डोमेस्टिक स्टील इंडस्ट्री को राहत देने के लिए मौजूदा जो कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें कई तरह के सेफगार्ड मेजर्स हैं, उस पर विचार कर रही है, चर्चाएं चल रही हैं और कई तरह के ऐसे विकल्प हैं जिस पर चर्चा की जा रही है और उसको अंतिम रूप दिया जाएगा। सूत्र में बता रहे हैं कि जिस तरीके से यूएस ने स्टील इंपोर्ट्स पर 25% ड्यूटी टैरिफ की घोषणा की है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा इसकी भी समीक्षा की गई है। और हालांकि इंडियन एक्सपोर्टर्स पर इसका ज्यादा असर नहीं होगा क्योंकि यूएस के स्टील इंपोर्ट में इंडिया की जो हिस्सेदारी है वो बेहद कम है। अगर आप 145 मिलियन टन स्टील आउटपुट की बात करें इंडिया की, तो हिस्सेदारी कम होने की वजह से इसका ज्यादा इम्पैक्ट इंडिया पर नहीं होगा। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि ग्लोबल मार्केट में ज्यादा कंपटीशन में बढ़ोतरी होगी और इसकी वजह से जो इंडियन प्रोड्यूसर्स हैं उनको ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। और इस बात को ध्यान में रखते हुए इंडस्ट्री के साथ बैठकें हुई हैं, आगे की क्या रणनीति हुई है उस पर चर्चा की गई है। कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑलरेडी कई देशों के साथ इस मसले पर चर्चा कर चुका है कि कैसे जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं जो उनके इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, साथ ही साथ जो एक्सपोर्ट बास्केट है उसको कैसे डाइवर्सिफाई किया जाए। ये तमाम ऐसी रणनीतियां हैं जिस पर चर्चा की गई हैं। साथ ही साथ हैवी इंपोर्ट्स की भी पॉसिबिलिटी है यूएस के एक्शन के बाद और उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए जो इन्वेस्टिगेशन और जो रिव्यू प्रोसेस है जो कि ऑलरेडी अंडरवे है डीजीटीआर के पास, उसके रिपोर्ट का वेट किया जा रहा है। और अगले कुछ महीनों के अंदर सरकार जो है सेफगार्ड मेजर्स अनाउंस करेगी ताकि जो डोमेस्टिक स्टील इंडस्ट्री है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। जो हैवी इंपोर्ट्स अभी हो रहे हैं और जिसकी पॉसिबिलिटी है आने वाले दिनों में उस पर भी रोक लगाई जाए और जो एक्सपोर्ट मार्केट है उसको भी डाइवर्सिफाई किया जाए। तो ये तमाम तरह के ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसकी समीक्षा की गई है और सरकार जल्द ही सेफगार्ड मेजर्स अनाउंस करेगी। धन्यवाद प्रकाश पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। महाकुंभ में यात्रियों की भारी भीड़ से सबक लेते हुए रेलवे ने होली के लिए खास इंतजाम किए हैं। रेलवे ने 1500 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है और इसके अलावा किस तरह से इस बार रेलवे पूरी तरह से तैयार है, इस पर हमारे सहयोगी समीर दीक्षित ने नॉर्दर्न रेलवेज के सीपीआरओ से खास बातचीत की है। पहला सवाल यही कि होली की तैयारियों को देखते हुए नॉर्दर्न रेलवेज कितनी विशेष ट्रेनें चलाने जा रहा है और किस तरीके के विशेष प्रबंध किए हैं? देखिए, स्पेशल ट्रेन की बात करें, अनाउंस्ड स्पेशल ट्रेन की, तो अभी 400 से ज्यादा ट्रिप्स अनाउंस कर चुके हैं हम लोग। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी ट्रेन हैं जो अदर रेलवेज द्वारा भी चलाई जाएंगी, वो इसमें ऐड नहीं है। और हम आवश्यकता पड़ने पर जनरल स्पेशल ट्रेन ऑन डिमांड चलाएंगे, वो भी इसमें काउंट नहीं। तो किसी भी कंडीशन में 400 से बहुत अच्छी खासी ज्यादा संख्या होगी स्पेशल ट्रेन की। इसके अलावा हमने देखा है कि जो हाल में नई दिल्ली में एक दुखद घटना हुई थी उससे बहुत लर्निंग लेसन हमने लिए हैं। होल्डिंग एरियाज डेवलप करने की बात है ताकि क्राउड है उसको आप मॉनिटर कर पाए। होल्डिंग एरिया पर किस तरीके की तैयारी? देखिए, सभी अति महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण स्टेशन पे, महत्वपूर्ण मतलब जहाँ ज्यादा संख्या में लोग आते हैं, फुटफॉल ज्यादा है, वहां पर होल्डिंग एरिया बनाया गया है। नई दिल्ली, आनंद विहार, मतलब और वैसे स्टेशनों की बात करें, लुधियाना, लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या, ऐसे कई स्टेशन हैं जहां इस बार होल्डिंग एरिया डेवलप किया गया है। और जहां होल्डिंग एरिया पहले से डेवलप होता था उनके एरिया में बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही एडिशनल सिक्योरिटी स्टाफ भी, क्योंकि ये स्टाफ का डिप्लॉयमेंट भी एक बहुत बड़ा चुनौती था, क्या इस बार हमने उसमें कोई सुधार किया? देखिए, नई दिल्ली की बात करूं, मैं स्टेशन स्पेसिफिक बात करता हूं। नई दिल्ली में 72 एडिशनल सिक्योरिटी स्टाफ की तैनाती की गई है। इसके अलावा अच्छी खासी संख्या में रेल सेवकों की भी बढ़ोतरी की गई है तैनाती में। आनंद विहार में 37 और निजामुद्दीन में करीब 40 के आसपास एडिशनल सिक्योरिटी स्टाफ की तैनाती की गई है। एक आखिरी सवाल,
पिछले कुछ इंस्टांसेस में ये देखने को मिला था कि जो इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन है, सूचना, चाहे वो अनाउंसमेंट के जरिए हो जो पैसेंजर को देना हो या फिर साइनेजेस के जरिए, वो उतना बेहतर नहीं होता था, जिससे कंफ्यूजन होती थी, लोग प्लेटफॉर्म चेंज कर लेते थे या फुट ओवर पे दौड़ते भागते थे। इसको कैसे आप दुरुस्त करेंगे? देखिए, इस बार साइनेजेस की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। नई दिल्ली स्टेशन पर 70 से ज्यादा साइनेज हैं, आनंद विहार में 50 से ज्यादा साइनेज हैं। इस बार क्या किया गया है कि कमर्शियल स्टाफ को, रेल सेवकों को भी वॉकी टॉकी दिया गया है, जो कि मतलब पहली बार हुआ है। उनको वॉकी टॉकी इसलिए दिया गया है कि कई बारी मोबाइल का नेटवर्क डाउन होता है या फ्रीक्वेंटली बात आदमी नहीं कर पाता है। वॉकी टॉकी के माध्यम से वो ऑपरेशंस से, सिक्योरिटी से, सेफ्टी से और अपने भी डिपार्टमेंट के टिकट सेल से, टिकट चेकिंग से हर सबसे रियल टाइम बेसिस पे तुरंत बात करने में सक्षम होंगे। मिनी कंट्रोल रूम का भी आपने? हाँ, 6 स्टेशनों पर मिनी कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसमें नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, आनंद विहार, निजामुद्दीन, पानीपत, ऐसे 6 स्टेशन हैं, गाजियाबाद। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महाराष्ट्र सरकार के बजट की। जो नई महाराष्ट्र की सरकार है, महायुति की सरकार, उनके द्वारा पहला बजट पेश किया गया है। वित्त मंत्री अजीत पवार का ये 11वां बजट था और इस बजट के अंदर जो मुख्य फोकस रखा गया है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब क्रिएशन पे। तो इस बजट की जो बड़ी बातें हैं, कुल जो बजट की साइज़ है वो 7,20,000 करोड़ की है। इसके अलावा इस बजट में करीब बिल्कुल तो और टैक्स भी बढ़ाया गया है सीएनजी गाड़ीज के ऊपर। अब सीधा हम आपको लेकर चलते हैं। लीडर्स ऑफ टुमारो सीजन 12 अवार्ड्स का जो है आगाज हो चुका है। इस अवार्ड्स के अंदर व्यापार जगत के कुछ सबसे बेमिसाल टैलेंटेड जो लोग हैं वो एक साथ आएंगे। पावरिंग एंटरप्रेन्योरशिप फॉर द ग्लोबल स्टेज की थीम के तहत ये अवार्ड्स, उद्योग जगत के ये अवार्ड्स हो रहे हैं। तो चलिए आपको इस शानदार अवार्ड शो में ले चलते हैं। India. Coming to the topic that I am going to talk about, I will quickly give an overview of the MSMEs in India, the needs and the challenges that the sector faces today. While there are challenges, there are also significant tailwinds which are playing out in the economy. And in the end, I will try and cover our bit that we are doing in being part of this journey. What this slide effectively shows, and it's a bit of a busy slide, but what it essentially shows is the contribution of MSME sector in the overall gross value addition or GDP of the country and the share of employment. So if you see the dots, for example, if you see India, the contribution is somewhere here, but in terms of contribution to employment, it's well above 60%. Similarly, if you see across all the economies, MSMEs are a significant contributor in the GDP, but beyond that, they are a very large contributor in employment generation. While in a way, it's a good thing that MSMEs contribute so much to the employment, it also is a kind of a reflection on the productivity and the efficiency of these entities. Because if you see, large corporates typically have a contribution beyond 60-70%, but their share of employment is much lower, which effectively means that in terms of productivity and efficiency, they are significantly 1 or 2 notches above the MSMEs. And I am sure every entity wants to go up the value chain. So while we have 6.7 crore MSMEs in India, you will see most of the concentration is towards the micro entities. And over a period of time, I am sure it's an aspiration of every entrepreneur, of every somebody who runs a micro entity to become a small to medium, and medium to large. And we believe, and the general theme of what I'm trying to present today, is that the biggest unlock in this journey is going to be productivity enhancement and the efficiency buildup which comes along with that. So when we look at needs and challenges, it's more around, so a lot is spoken about the access or limited access to credit in the MSME sector, and it is very, very true. But I think
only talking about access to credit is a bit of a narrow view of the issue. There are multiple stages of how an entity grows from micro to small to medium and large. And as this evolution happens, the needs of the entity also keep on changing. Here what I have tried to put is one example, something which is very common in India, which is the textile industry, and how an entity grows from micro to small and medium, and how the needs change. So if you take a simple textile manufacturing unit, and I'm not sure how visible that picture is, but it essentially starts with a bootstrap kind of handloom unit, where largely it's money which is brought in by the people who start the business or friends and families. There is a bit of informal lending. Then as the business grows, it graduates to power looms. There are some basic unsecured or small secured loans which are there. Then it goes to automated weaving technology, collateral bank loans, then there are insurances, etc. But what is also important is the scale and productivity. So in the initial stages, the scale is much smaller. Most of the employees you will have will be unskilled labor, something which is largely known to the promoter entities. As the businesses grow bigger, the clients also become bigger. So there is a lot of focus on relatively standardized labor, quality standards. For a medium enterprise, of course, there is high-tech machinery. Maybe it becomes an export unit with global standards, with different requirements of different geographies. Another thing which changes very, very significantly as an entity becomes larger is compliances. And I think somewhere most of the entrepreneurs or most of the MSMEs, we don't realize the cost of compliances. So compliances are very basic, like your GST registration, Udyam Aadhar registration, to having employees, to PF. Then if you get into export-import, then the compliances become more and more, I won't say difficult, but the compliance requirements change and evolve. And to manage those compliance requirements, you need a different skill set. Then again, credit largely at the lower end, it is unsecured, credit guarantee schemes. But as it becomes a medium enterprise, then you will need relatively more structured finance in terms of import-export financing, LC, or LC, BG, these kind of guarantees. Similarly, on the deposit side, largely at a micro level, you won't have too much of excess money to park. But even if you do, it's into a basic savings account, current account, fixed deposits. Then you will have some requirement of a current account, again recurring deposits. As a medium enterprise level, you will need some FX solutions, some liquidity management solutions, large-scale investment solutions, and again going back to the manpower requirement. So here you would be basically managing accounts on your own. Somewhere there would be you would have your own chartered accountant or an outsourced CA entity. At a medium level and large level, you require proper CFOs and accounts function, etc. And the point of this slide is that the requirements depend upon the life stage of the entity, and it is important for a financier, or for that matter any advisor, to give the right solution at the right point in time for an entity to grow. This is a slide which all of us are aware. There is a lot of working capital gap in this sector. Of course, the smaller entities have a larger gap. As you become larger, the gap gets bridged. But again, I am saying it's not only about credit or access to finance. It's about multiple areas where diversification is needed. While all this is there, I think there are significant tailwinds which are there for the Indian economy. And while I'm sure a lot of speakers will speak about the opportunities that are there in sector, I think one theme which in a way encapsulates these tailwinds is the Atmanirbhar Bharat program of Government of India. So Atmanirbhar Bharat, I mean colloquially, if you say it's self-reliance, it's not only the old-time self-reliance and reduction of imports, etc. It is largely
focused on self-reliance, being efficient, being competitive, being resilient, and growing. So something which is very close to the theme of this property or the theme of these awards, which is empowering towards global competitiveness. And the 5 pillars on which this entire program is built is one is, of course, the economy, which is growing, reducing imports, creating global competitiveness, increasing sectors through which we can export to the world. But what are the levers which make you competitive? And those are the areas where the government of India has really pushed a lot. This is kind of an umbrella program where all the schemes which are largely manufacturing driven, but also services driven, which are brought under one umbrella, which is this Atmanirbhar umbrella. And the example that we are taking is, because this we think is the framework which kind of encapsulates the entire philosophy or the rationale behind growth. So the other one is infrastructure. No point in having ability to manufacture or to export if you don't have the requisite infrastructure. So there is a lot of focus on infrastructure. Then the next part is something which in India all of us should be really, really proud of, and all of us would be interacting with your counterparts in other developed economies. So do we. But the kind of digital infrastructure and the India stack that we have built is, I mean, there is no comparison. There's no even distant second for this kind of stack. Of course, we have a lot of we keep talking about demographic dividend, the number of people who are working age. But at the same time, in India, we also have an issue of employability and skill gap. While our population is increasing, more and more people are reaching the age of the age where they will join the workforce. There is a massive skill gap. We look at skill gap largely at the lower end in terms of vocational skills, etc. However, we need to also see that sectors where we are doing well, like the services sector, the IT sector, that is also a sector where knowledge gap and skill gap becomes very, very important. And a part of this is also covered in this scheme. Last, of course, the PLI scheme. I am not... From what I know, a lot of you are from the manufacturing sector, and either directly or through indirectly, you would be taking advantage of some of these PLI schemes and the sectors where the PLI scheme is being implemented. But we are seeing a lot of investment happening in these sectors. So these are the 5 pillars, I think. These pillars are they capture the tailwinds. I am not saying this is the only way we are going to grow, but this is one of the biggest levers where we are going to grow. और अब बात करते हैं बाजार की। बाजार में ऊपरी स्तरों से आज दबाव दिखा। निफ्टी दिन के ऊपरी स्तरों से करीब 220 पॉइंट गिरकर 22,450 के पास बंद हुआ। तो बैंक निफ्टी भी ऊपरी स्तर से करीब 400 पॉइंट की कमजोरी के साथ बंद हुआ। इसके अलावा बाजार में किस तरह का एक्शन रहा, बता रहे मेरे सहयोगी अंश भीलवार। तो निफ्टी में 3 सेशन से लगातार खरीदारी चल रही थी, अब जगह लाल निशान में बंद होता हुआ नजर आया। चार्ट पे देखें तो 22,700 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आया, जहां से हमें काफी स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर आता हुआ नजर आया। दरअसल अगर चार्ट पे देखें तो ये जो 22,600 से 22,800 का रेंज है, ये काफी एक स्टिफ रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कई सेशन पहले ये एक गैप डाउन एरिया भी था। इस वजह से यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। अब अगर हम दूसरे ब्रॉड इंडिसेस की बात करें तो दोनों ही मिड कैप स्मॉल कैप भी हमें लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए। मिड कैप का यह दूसरा सेशन था लगातार बिकवाली का, तो स्मॉल कैप इंडेक्स जो लगातार 4 सेशन से लगातार खरीदारी दिखा रहा था, वो आज लाल निशान में बंद होता हुआ नजर आया। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक रिवर्सल साइन इंडिकेट करता है नीचे की तरफ। अब अगर सेक्टर्स वाइज बात करें तो निफ्टी एफएमसीजी इकलौता ऐसा इंडेक्स है जो हमें थोड़ा सा हरे निशान में क्लोज होता हुआ नजर आया। साथ ही साथ इंडेक्स ने 1 वीक के हाई लेवल को भी छुआ है। अब अगर सेक्टोरल लूजर्स की बात करें तो निफ्टी रियल्टी से बात करेंगे, क्योंकि इसमें ये तीसरा सेशन है जब ये लगातार हमें बिकवाली बनाता
हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ अगर आईटी और बैंक इंडेक्स देखें तो दूसरा सेशन है लगातार बिकवाली का। निफ्टी फार्मा, निफ्टी ऑटो और निफ्टी पीएसयू बैंक, ये तीन इंडेक्स अपने पिछले सेशन के लो के भी नीचे क्लोज होते हुए नजर आए, तो यहाँ पे भी काफी बेयरिश सेंटिमेंट बनता हुआ नजर आता है। तो एनर्जी इंडेक्स जो 4 सेशन से लगातार खरीदारी कर रहा था, वो भी घूम के अब लाल निशान में बंद होते हुए नजर आया, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं थोड़े रिवर्सल साइन बनते हुए नजर आते हैं। मेटल इंडेक्स की स्पेशली बात करें तो मेटल इंडेक्स ने आज इस साल के हाई को टच किया, लेकिन गेन्स को ज्यादातर होल्ड नहीं कर सका और ये भी फिसल के लाल निशान में बंद होता हुआ नजर आया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफी नेगेटिव सेशन रहा है। धन्यवाद अंश, बाजार की बारीकियों को बताने के लिए। इसके अलावा अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हमारा जो स्पेशल सेगमेंट है 5 का पंच, जहां पर हमारे सहयोगी आपको बताएंगे कि आखिर किन शेयरों और सेक्टर्स में आज मार्केट में एक्शन भरा पंच दिखा और कौन से रहे वो 5 के पंच। 5 के मंच में बात करेंगे 5 ऐसे स्टॉक की जिस पर आज एक्शन देखने को मिला। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडसइंड बैंक की, जहां पर आरबीआई ने जो है जो एमडी और सीईओ है सुमंत कटपालिया, उनके रीअपॉइंटमेंट को अप्रूवल दे दिया है और उनका जो टीनर है वो मार्च 24, 2025 से लेकर मार्च 23, 2026 का रहेगा, 1 साल के लिए। हालांकि स्ट्रीट जो है 3 साल का एक्सपेक्टेशन कर रहा था। इसी के साथ साथ कुछ ब्रोकरेज नोट भी आ रही है इस अपॉइंटमेंट को लेकर, जहां पर इलारा ने जो है रिवाइज किया है एक्यूमुलेट रेटिंग को, जो उन्होंने बाय रेटिंग दिया था, और टारगेट प्राइस जो है 1300 से घटाकर 1050 पे रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि एमडी और सीईओ का जो रीअपॉइंटमेंट है 1 साल के लिए, उसके चलते जो है बैंक का जो लीडरशिप है उस पर अनसर्टेनिटी देखने को मिल सकती है, जिसके चलते स्टॉक्स में फर्दर करेक्शन देखने को मिल सकता है। हालांकि जो इंडसइंड बैंक का जो स्टॉक है पिछले 6 महीने में 30% की गिरावट आई है, जिसके चलते वैल्यूएशन फ्रंट पे स्टॉक में एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है, लेकिन लीडरशिप अनसर्टेनिटी के चलते जो है स्टॉक्स में नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है। इसी के साथ साथ नोवामा ने भी जो है मेंटेन रखा है होल्ड रेटिंग और टारगेट प्राइस है 1115 का रखा है। एक्सिस कैपिटल ने मेंटेन रखा है बाय रेटिंग और टारगेट प्राइस 937 का रखा है, जहाँ पर उनका कहना है कि जो 1 साल का जो सीईओ एक्सटेंशन है वो मेजर ओवरहैंग है इन्वेस्टर सेंटीमेंट के लिए, और जो शॉर्टर टीनियर है वो रिफ्लेक्ट करता है लैक ऑफ स्टेबल टॉप मैनेजमेंट के लिए। जेफरीज ने भी मेंटेन रखा है बाय रेटिंग, लेकिन उन्होंने टारगेट प्राइस जो है 1200 से घटाकर 1080 पे रखा है। और आखिर में आईएफएल फाइनेंस ने भी जो है एड रेटिंग को मेंटेन रखा है, लेकिन उन्होंने भी जो है टारगेट प्राइस 970 से घटाकर 910 का रखा है, जहाँ पे उन्होंने जो एस्टिमेट है अनचेंज किया है, लेकिन जो टारगेट है प्राइस टू बुक का वो 0.95 टाइम्स से घटाकर 0.9 टाइम्स पर रखा है। अगला जो स्टॉक फोकस में था नारायण रुद्रालय, जहाँ पर जो हेल्थ सिटी केमन आइलैंड जो है उसकी जो सब्सिडरी है, उन्होंने एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन किया है, जिससे कि वो जो है हेल्थ केयर सेंटर जो है इंडिया में उसको ऑपरेट करने वाले हैं, स्पेसिफिकली कैंसर पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए, और जो फोकस रहेगा कीमोथेरेपी सर्विसेज का, और ये जॉइंट वेंचर जो है वो 50-50% का रहेगा। अगला जो स्टॉक फोकस में था JSW स्टील, जहाँ पर कंपनी ने फैब प्रोडक्शन डेटा अनाउंस किए हैं, और उसमें जो कंसोलिडेटेड प्रोडक्शन था फैब 25 के लिए वो 24.07 लाख टन रहा, जो जिसमें 12% की जो है ग्रोथ देखने को मिली ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वहीं इंडिया का जो ऑपरेशन है उसमें 13% की ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और बात करें कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की, तो उसमें जो फैब मंथ का जो है इंडियन का जो ऑपरेशन 93.5% पर रहा है। इसी के साथ साथ आज IDBI बैंक भी फोकस में रहा है, जहाँ पर गवर्नमेंट जो है IDBI को जो स्टेक सेल है ये महीने में फाइनलाइज कर सकती है, और H1 FY26 में जो है IDBI का जो स्टेक सेल है वो कंप्लीट हो सकता है। और एज पर मीडिया रिपोर्ट जो है टोटल जो स्टेक है गवर्नमेंट टोटल 60.72 का स्टेक में से जो है गवर्नमेंट का, उसमें 30.48 जो है गवर्नमेंट का है, और 30.24 जो है प्रमोटर LIC का है, अलॉन्ग विद ट्रांसफर ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल इन द बैंक। आखिर में आज पावर स्टॉक भी काफ़ी फोकस में थे, जिसके पीछे की ट्रिगर है कि एनालिस्ट का मानना है कि जो पीक डिमांड है वो 220 मेगावाट से बढ़कर 240 गीगावाट देखने को मिल सकती है, और समर में जो है स्ट्रॉन्ग डिमांड देखने को मिल सकता है पावर की। और सोर्सेस टू ET नाउ बता रहे हैं कि जो पावर मिनिस्ट्री ने जो है भारी मांग को पूरा करने के लिए कई योजनाएं बनाई है, और बिजली अधिनियम का सेक्शन 11 लागू कर सकती है। और जो गवर्नमेंट का मानना है कि जो पीक आवर का जो पावर डिमांड है वो 270 गीगावाट जो है एक्सीड कर सकता है, जिसके चलते पावर स्टॉक में भी जो है आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ ने ऊर्जा निवेशक सम्मेलन में 3 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव को आकर्षित किए हैं। अदानी पावर, जिंदल और NTPC जैसी बड़ी कंपनियां थर्मल और न्यूक्लियर पावर के क्षेत्र में राज्य में निवेश करेगी। छत्तीसगढ़ ने छत्तीसगढ़ ऊर्जा निवेशक सम्मेलन 2025 में
ऊर्जा सेक्टर के विभिन्न औद्योगिक प्रस्तावों के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपए की जो निवेश जो है आकर्षित किए हैं। ये निवेश प्रस्ताव राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत किए गए, जिसका मकसद राज्य की एनर्जी की जो बुनियादी ढांचा है, ऊर्जा के बुनियादी ढांचे को और मजबूत बनाना। इसमें परमाणु, थर्मल, सोलर, पंप स्टोरेज से बिजली उत्पादन की जो परियोजनाओं में निवेश शामिल है, जिसमें न केवल उद्योगों को फायदा होगा बल्कि आम लोगों को भी सस्ती बिजली मिलेगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ET Now स्वदेश।